हाय एवरीवन, माई सेल्फ आरवी जोशी। और आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं एट्थ क्लास स्टूडेंट्स के लिए। तो जितने भी एट्थ क्लास के स्टूडेंट्स हैं उन सब के लिए हम एनसीईआरटी को स्टार्ट कर रहे हैं। एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन चीज़ें स्टार्ट की जाएंगी, हर एक डाउट को सोल्व किया जाएगा। अब ज़रूरी है कि अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आज के सेशन की बात कर लें, आज का ये सेशन लेक्चर फर्स्ट है और लेक्चर फर्स्ट में हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है कोल एंड पेट्रोलियम की हम बात करने वाले हैं। इस चैप्टर में हम क्या क्या डिस्कशन करने वाले हैं एक बार उसको समझ लेते हैं। चलिए बात करते हैं कि व्हाट इज़ कोल। ठीक है, सबसे पहला जो पॉइंट होगा व्हाट इज़ कोल, कोल क्या होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ कोल की बात करेंगे, यूजेज ऑफ कोल की बात करेंगे, प्रोडक्शन ऑफ कोल की बात यहाँ पर करने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। पेट्रोलियम की बात करें तो व्हाट इज़ पेट्रोलियम, इंपॉर्टेंस ऑफ पेट्रोलियम, यूजेज ऑफ पेट्रोलियम, और साथ ही बात कर लें यहाँ पर प्रोडक्शन ऑफ पेट्रोलियम की यहाँ पर बात करने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। और पेट्रोलियम में किन किन कैटेगरीज को हम देखते हैं वो हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो बात कर लेते हैं सबसे पहले कोल की। अगर आप कोल के बारे में जाने, कोल होता क्या है, कोल के बारे में आप थोड़ा बहुत तो पहले से जानते हैं। कोल क्या होता है, कोयला होता है। अब कोयले के बारे में आप एवरीडे लाइफ में इतना तो जानते हैं कि ये कलर में कैसा होता है, ब्लैक होता है। कलर में कैसा होता है, ये ब्लैक होता है और ये हार्ड भी होता है। ठीक है, कोल कैसा होता है, हार्ड होता है, और कलर में कैसा होता है, ब्लैक। तो ये दो पॉइंट आप याद रख सकते हैं कोल के बारे में। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर होगा ब्लैक इन कलर, ब्लैक इन कलर हो जाएगा। और सेकंड पॉइंट यहाँ पर होगा हार्डनेस, या हार्ड होता है ऑलरेडी ये। तो इसके दोनों प्रॉपर्टीज़ हैं, आप ये ध्यान रखिए। अब बात करते हैं कोल के बारे में। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आप याद रखिए कि कोल को हम कुछ इस तरीके से यहाँ पर क्लासीफाई कर सकते हैं। कोल जो है वो आपका सॉलिड, गैस और लिक्विड तीनों स्टेट में हो सकता है। ठीक है, तो अगर हम कोल की बात कर रहे हैं तो कोल की जो सॉलिड स्टेट होती है उसको हम कहते हैं यहाँ पर कोक। ठीक है, कोक होता है। साथ ही सेकंड अगर हम बात करें, ये कौन सी स्टेट है इसकी, सॉलिड स्टेट। लिक्विड स्टेट की बात करें तो कोलतार होता है। कोलतार का नाम आपने सुना होगा और इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कोलतार के बारे में भी। और थर्ड थिंग यहाँ पर आती है कोल गैस। ठीक है, तो कहने का सेंस सिर्फ इतना है कि जो कोल है वो तीनों स्टेट में हो सकता है। कोक के फॉर्म में भी होता है जो कि सॉलिड फॉर्म है, सॉलिड स्टेट है उसका। कोल तार जो होता है वो लिक्विड फॉर्म होती है, लिक्विड स्टेट हो गई। और कोल गैस एक गैसियस स्टेट मिल गई वहाँ पर। तो ये तीनों स्टेट इसकी हो सकती हैं। ठीक है, तो ये बात भी आप ध्यान रखिए। बात करते हैं सेकंड पॉइंट यहाँ पर आता है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम की अगर आप बात करें तो पेट्रोलियम में दो वर्ड से मिलकर बना है। जैसे एक नाम आता है पेट्रा और दूसरा नाम आता है ओलियम। तो पेट्रोलियम हम किनको कहेंगे, ध्यान से समझना। तो ये दो वर्ड से मिलकर बना है, एक नाम पेट्रा, दूसरा नाम ओलियम। पेट्रा का मतलब होता है रॉक्स, क्या होता है, रॉक्स। और ओलियम का मतलब होता है ऑयल। हम सिर्फ इतना कहेंगे कि ऐसा ऑयल, या ऑयल इन बिटवीन रॉक्स, ऑयल इन बिटवीन रॉक्स, रॉक्स के बीच में जो ऑयल मिलता है उस ऑयल को हम कह रहे हैं पेट्रोलियम। ठीक है, सिर्फ इतना मतलब है इसका। पेट्रोलियम क्या होता है, ऑयल इन बिटवीन रॉक्स, रॉक्स के बीच में जो ऑयल मिलता है उसी को हम कह रहे हैं पेट्रोलियम कह रहे हैं। ये बात आप ध्यान रखिए। अब बात आती है कि ये रॉक्स कौन सी रॉक्स की बात हो रही है भाई, हम अर्थ सरफेस की बात कर रहे हैं? नहीं, हम अर्थ सरफेस की बात नहीं कर रहे हैं। अर्थ सरफेस के नीचे चले जाइए, अर्थ सरफेस से नीचे जाएंगे तो हम कहेंगे कि वहाँ पर जो रॉक्स मिलेंगी उन्हीं रॉक्स के बीच में जो ऑयल है उस ऑयल की बात हो रही है। और वो ऑयल क्या कहलाता है, पेट्रोलियम कहलाता है। अब इस पेट्रोलियम कैटेगरी में बहुत सी कैटेगरीज हो सकती है। आप डीजल की बात करते हैं, पेट्रोल की बात करते हैं। ठीक है, पेट्रोल, डीजल और भी ऐसे पेट्रोलियम्स हैं जिनकी बात हम करने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से देखिए, चैप्टर का नाम तो हो ही गया। अब आगे बढ़ते हैं तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। वी यूज़ वेरियस मटेरियल्स फॉर आवर बेसिक नीड्स। हम हमारी जो बेसिक नीड्स हैं, हमारी जो ज़रूरतें हैं उनके लिए हम बहुत से ऐसे मटेरियल्स को यूज़ करते हैं। अब जो ये मटेरियल्स हम यूज़ कर रहे हैं हमारी बेसिक नीड्स के लिए, उनको हम किस तरीके से कैटेगराइज करें, तो उनमें से कुछ ऐसे मटेरियल्स हैं जो डायरेक्टली हमें कहाँ मिल जाते हैं, नेचर में मिल जाते हैं। मतलब उन्हें हमें बनाना नहीं पड़ता, डायरेक्टली नेचर से मिल जाता है। तो हम कह सकते हैं कि वी यूज़ वेरियस मटेरियल्स for our basic needs. Some of them are found in nature and some have been made by
ह्यूमन एफर्ट्स, कहने का सेंस सिर्फ इतना है कि जो हमारी नीड्स हैं उन नीड्स के लिए बहुत से मटेरियल्स हैं और उन मटेरियल्स को हम कैटेगराइज कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारी जो बेसिक नीड्स हैं उन बेसिक नीड्स को कंप्लीट करने के लिए बहुत से वेरियस यानी कि आपके वेरियस मटेरियल्स होंगे। उन वेरियस मटेरियल्स की बात कर लें तो उनको हम कैटेगराइज कर रहे हैं किन दो कैटेगरी में। पहली कैटेगरी वो जो हम कहते हैं कि भाई हमें डायरेक्टली जो हमारा मटेरियल है वो डायरेक्टली हमें कहाँ से मिल गया, नेचर से मिल गया। तो ऐसे मटेरियल जो हमें डायरेक्टली नेचर से मिल जाए उनको हम कह देते हैं नेचुरल। ठीक है, और सेकंड वो जो ह्यूमन एफर्ट्स के ज़रिए बनाए गए हैं तो उनको हम क्या कहेंगे, मैन मेड कहेंगे। क्या कहेंगे, मैन मेड। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इस तरीके से एक एक्टिविटी यहाँ पर दी गई है। इस एक्टिविटी को आप कंप्लीट करेंगे खुद से, यानी आप क्या करेंगे, आप अपनी डे टू डे लाइफ में देखिए जिन जिन मटेरियल्स को आप यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट पर्पज़ हो सकते हैं, तो आप देखिए उनको, आप उनको किस तरीके से कैटेगराइज करेंगे। कैटेगरी सिर्फ दो ही हैं, एक यहाँ पर है नेचुरल, यानी कि ऐसे मटेरियल्स जो आपको डायरेक्टली नेचर से मिल रहे होंगे। ठीक है, आपने नहीं बनाया उनको। ठीक है, और कुछ ऐसे मटेरियल जो ह्यूमन एफर्ट्स के ज़रिए बनाए गए हैं यानी कि मैन मेड है, तो उनको इन दो में से किसी एक कैटेगरी में रखना है। तो आप देखिए अपने डे टू डे लाइफ में ऐसे क्या क्या मटेरियल्स हैं जिनको आप इस तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं। ठीक है, खुद से करिए। नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कशन ज़रूर करेंगे और आगे बढ़े। एक और पॉइंट यहाँ पर है, डज दिस लिस्ट इंक्लूड एयर, वाटर, सोइल एंड मिनरल्स। क्या इस लिस्ट में हम एयर को रख सकते हैं, वाटर को रख सकते हैं, सोइल को रख सकते हैं और मिनरल्स को रखा जा सकता है क्या? अगर रखा जा सकता है तो किस कैटेगरी में रखोगे ये भी आपको बताना है। तो देख सकते हैं कि एयर, वाटर, सोइल एंड मिनरल्स की अगर आप बात करें तो हमें इतना तो पता है कि अगर हम ये कहें कि सिंस ऑल दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर, एयर, वाटर, सोइल और मिनरल्स ये डायरेक्टली हमें कहाँ से मिल जाते हैं, नेचर से मिलते हैं। हमने इनको बनाया नहीं है। तो हम क्या कहेंगे, अगर हमें डायरेक्टली नेचर से मिले हैं तो हम इनको किस कैटेगरी में रखेंगे, दीज दे आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। किस कैटेगरी में रखेंगे, नेचुरल रिसोर्सेज की कैटेगरी में हम इनको रख सकते हैं। ये बात आप ध्यान रखिए। ठीक है, अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और अगला पॉइंट हमारे पास ये है, ध्यान से देखना यहाँ पर, कैन एयर, वाटर एंड सोइल बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़। यानी ह्यूमन एक्टिविटीज जितनी भी हैं, मतलब जो कुछ हम कर रहे हैं, क्या कभी ऐसा होगा कि एयर पूरे तरीके से एग्जॉस्ट हो जाएगा, मतलब इस अर्थ सरफेस से एयर पूरे तरीके से गायब हो जाए, वाटर पूरे तरीके से गायब हो जाए और सोइल पूरे तरीके से यहाँ से चला जाए? क्या कभी ऐसा होगा? आपको सोचना है इसके बारे में। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट वाटर। वाटर के बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं 7th क्लास में कि वाटर किस कैटेगरी में आता है। क्या वाटर को बहुत ज़्यादा यूज़ करने से वाटर अर्थ सरफेस से एग्जॉस्ट हो जाएगा, ये बात आप पढ़ चुके हैं। इज वाटर इज ए लिमिटलेस रिसोर्सेज। क्या वाटर एक लिमिटलेस रिसोर्सेज है? क्या ऐसा है कि वाटर को हम बहुत ज़्यादा यूज़ करें तब भी वाटर ख़त्म नहीं होगा इस अर्थ सरफेस से? तो ये बात आपको सोचनी है। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए, इन द लाइट ऑफ द अवेबिलिटी ऑफ वेरियस रिसोर्सेज इन नेचर। नेचर में मिलने वाले जो वेरियस रिसोर्सेज हैं, है ना, अब वो अगर उनके बारे में हम थोड़ा सा ध्यान दे लें, कौन कौन से ऐसे रिसोर्सेज हैं और किस कैटेगरी में हम उनको कैटेगराइज कर सकते हैं। क्या वो एग्जॉस्टिबल हैं या वो इनएग्जॉस्टिबल कैटेगरी में आएंगे? ठीक है, यानी जितने भी नेचर के अंदर हमें रिसोर्सेज मिल रहे हैं उनको हम किस तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाई इन 2 काइंड्स। मतलब आपने रिसोर्सेज पढ़े 2 टाइप के, एक ऐसे जो डायरेक्टली आपको नेचर से मिल गए, उनको हमने कहा था नेचुरल रिसोर्सेज, एयर, वाटर, सॉइल एंड मिनरल्स। ठीक है, अब इनको भी हम फिर से कैटेगराइज कर सकते हैं 2 कैटेगरी के अंदर। पहली वो कैटेगरी जिनको हम कह रहे हैं इनएग्जॉस्टिबल। क्या कह रहे हैं हम इनको, इनएग्जॉस्टिबल कह रहे हैं। और सेकंड वो जो एग्जॉस्टिबल है, मतलब पहले वो कि अगर आप इनको कितना भी यूज़ कर लो ख़त्म नहीं होंगे यार सरफेस से। ठीक है, और दूसरे होते हैं एग्जॉस्टिबल। अगर आप इनका ओवर यूज़ करोगे, मिस यूज़ करोगे तो ये एक टाइम आएगा कि ये पूरे तरीके से ख़त्म हो जाएंगे अर्थ सरफेस से। तो एग्जॉस्टिबल और नॉन यानी इनएग्जॉस्टिबल की हम यहाँ पर बात करने वाले हैं।
तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर है इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। तो कौन कौन से हो सकते हैं देखिए, दीज रिसोर्सेज आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड, मतलब ऐसे रिसोर्सेज जो लिमिट नहीं है बल्कि अनलिमिटेड है। ठीक है, तो दीज रिसोर्सेज आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी इन नेचर एंड आर नॉट लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड बाई ह्यूमन एक्टिविटीज़। आप कितनी कोशिश कर लें, कितनी अपना इसको हम कह सकते हैं ओवर यूज़ कर लो, कितना मिस यूज़ कर लो, आप कभी ख़त्म नहीं कर पाओगे सनलाइट को, एयर को। तो सनलाइट और एयर इस कैटेगरी में रखे जाते हैं कि उनको कभी ख़त्म ही नहीं किया जा सकता अर्थ सरफेस से। ठीक है, तो आप ध्यान रखिए, एग्जॉस्टिबल नहीं बल्कि इनएग्जॉस्टिबल की हम बात कर रहे हैं। इनएग्जॉस्टिबल में दो रखे जा सकते हैं, सनलाइट और एयर की बात की जा रही है। सनलाइट को कभी ख़त्म नहीं किया जा सकता, एयर को कभी ख़त्म नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये ध्यान रख लीजिए, इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज में आएंगे ये दोनों के दोनों। क्लियर है। सेकंड पॉइंट यहां पर आता है एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज मतलब ऐसे रिसोर्सेज जिनको अगर हम ओवर यूज़ कर लिए तो ऐसे में क्या होगा कि वो ख़त्म हो जाएंगे अर्थ सरफेस से। ठीक है, और कौन कौन से हैं अगर ध्यान से देखें, एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, द अमाउंट ऑफ दीज रिसोर्सेज इन नेचर इज लिमिटेड। लिमिट है इनकी, अपने आप में इनकी लिमिट है। दे कैन बी एग्जॉस्टेड बाई ह्यूमन एक्टिविटीज़ एंड एग्जाम्पल्स ऑफ दीज रिसोर्सेज आर फॉरेस्ट। फॉरेस्ट की आप बात कर लो। ठीक है, तो अब भाई आप फॉरेस्ट की बात कर रहे हो ना, तो अगर आप डिफॉरेस्टेशन करोगे, जितना ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन करोगे तो ऐसे में ऐसा नहीं होगा ना कि हमेशा ही आपका फॉरेस्ट बना रहे। डिफॉरेस्टेशन करने से फॉरेस्ट तो ख़त्म ही होगा। वाइल्ड लाइफ की बात कर लो, तो वाइल्ड लाइफ को आप कोशिश करो, ओवर यूज़ करोगे ऐसे में तो वो भी ख़त्म हो ही जाएगा। मिनरल्स की बात कर लो, इसी के साथ साथ कोल की हमने बात की, कोल का ओवर यूज़ कर लो, बहुत ज़्यादा अगर कोल यूज़ होगा तो एक टाइम आएगा कोल भी ख़त्म हो जाएगा। पेट्रोलियम और नेचुरल गैसेस की बात कर लें तो ये सब ऐसे रिसोर्सेज हैं जिनको एक टाइम आने पर ये ख़त्म हो जाएंगे, एग्जॉस्ट हो जाएंगे पूरे तरीके से। ठीक है, तो ये कैसे हैं, एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज में रखे जाते हैं। ठीक है, अब एक एक्टिविटी यहाँ पर दी गई है, ये एक्टिविटी आप खुद से कंप्लीट करेंगे बट इसको समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब यहाँ पर सिर्फ इतना समझ लो कि जो ये कैटेगरी दी है, मतलब ये जो एक्टिविटी दी है, इस एक्टिविटी का एक रिज़ल्ट आपको मिलेगा और वो रिज़ल्ट यहाँ पर लिखा गया है। हम डायरेक्ट रिज़ल्ट पे जा रहे हैं, आप एक्टिविटी ज़रूर करेंगे। ठीक है, इस एक्टिविटी में इतना कुछ खास नहीं है लेकिन हमारे लिए समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो आप इतना समझिए, assume that the eatables in the container represent the total availability of inexhaustible natural resources। कहने का सेंस इतना है कि एक कंटेनर मान लो और इस कंटेनर में ना ईटेबल्स रखा गया है। ईटेबल्स का मतलब समझ रहे हो। ठीक है, तो एक कंटेनर के अंदर ईटेबल्स रखा गया है। अब ज़रूरी है कि जो ईटेबल आपको मिला है इस कंटेनर के अंदर, अब कितना अमाउंट में है हमें नहीं पता लेकिन रखा गया है। ठीक है, अब कहने का सेंस, अज्यूम दैट द ईटेबल इन द कंटेनर रिप्रेजेंट दैट द टोटल अवेलेबिलिटी ऑफ एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज लाइक कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस। ठीक वैसे ही जैसे कि हम कह रहे हैं कि कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेज ये सब आपके पास अवेलेबल है इस तरीके से, है ना। अब क्या है यहाँ पर, ईच ग्रुप में हैव ए डिफरेंट कंजप्शन पैटर्न। भाई सबका अपना अपना पैटर्न है। कोल को किस तरीके से यूज़ किया जा रहा है, ठीक है, नेचुरल गैसेस को किस तरीके से यूज़ किया जा रहा है, पेट्रोलियम को किस तरीके से यूज़ किया जा रहा है, अपना अपना उनका क्वांटिटी है और उनको किस अमाउंट में यूज़ किया जा रहा है वो भी अलग अलग है। ठीक है, आर द अर्लियर जनरेशन ऑफ एनी यूज़ टू ग्रेडी। ठीक है, अब जनरेशन्स की बात करेंगे, वो एक्टिविटी आप ज़रूर करना, उस एक्टिविटी के बाद आपको ये पैराग्राफ आई होप कि समझ आ जाएगा। ठीक है, तो इस पैराग्राफ को मैं यहीं अभी स्किप कर रहा हूँ बिकॉज आप एक्टिविटी करेंगे तब आपको ये पैराग्राफ समझ आ जाएगा। ठीक है, तो एक्टिविटी करके ज़रूर आना। कौन सी एक्टिविटी की बात कर रहे हैं, ये एक्टिविटी जो यहाँ पर दिया गया है ये वाला देखिए, एक्टिविटी नंबर 3.2 आप करेंगे। जितनी भी एक्टिविटीज़ आई हैं अब तक वो कंप्लीट आप करके आएंगे और उसके बाद ये वाला जो पैराग्राफ यहाँ पर लिखा गया है, देखिए यहाँ पर ये वाला जो पैराग्राफ यहाँ पर लिखा गया है, ये पैराग्राफ आप खुद से कंप्लीट करेंगे।
क्योंकि वही इसका रिजल्ट जो है ना वो इस पैराग्राफ में लिखा गया है कि हुआ क्या है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे जब बढ़ते हैं तो आप ध्यान से देखिए यहाँ पर, इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट सम एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कुछ हम एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैसेस की बात होगी। कोल के बारे में आपने पढ़ लिया, पेट्रोलियम के बारे में आपने थोड़ा डिस्कशन किया है, और नेचुरल गैसेस की भी बात हम यहाँ पर करेंगे आगे इसी वीडियो में। चलिए, These were formed from the dead remains of living organisms। अब ये है क्या मतलब, ये समझ लो कि भाई आप कोल की बात कर रहे हो, पेट्रोलियम की बात कर रहे हो और नेचुरल गैसेस की बात कर रहे हो, तो ये सब जो है ना ये कहाँ से बने, ये हमारे लिए जानना ज़रूरी है। ये बने कैसे, तो हम कहेंगे ये सब जो है ना, चाहे आप कोल की बात करें, पेट्रोलियम्स की बात करें, नेचुरल गैसेस की बात करें, तो कहीं ना कहीं ये डेड रिमेंस यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की अगर हम बात करें, जो जिंदा दल चीज़ें होती है, मतलब आप कह सकते हैं कि जो जिंदा चीज़ें हैं उनके अगर ख़त्म हो जाने से या उनके दफन हो जाने से, उनके ज़मीन में चले जाने से, और एक हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर की प्रेजेंस में क्या होगा कि जब वो चीज़ें डेड होना स्टार्ट हो जाती है और उसके बाद उनका डीकम्पोजिशन होना स्टार्ट होता है, तो उसके बाद वहाँ से ये सब चीज़ें बनी हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हुआ कैसे, आगे बढ़ते हैं। तो these were formed from the dead remains of living organisms, यानी फॉसिल्स इनको एक टर्म किया जाता है। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जो डेड रिमेन्स हैं उनको क्या कहते हैं, हम यहाँ पर फॉसिल्स कहते हैं। सो दीज आर ऑल्सो नोन एज फॉसिल फ्यूल, और इन्हीं को किनको, कोल, पेट्रोलियम और साथ ही नेचुरल गैसेस को हम यहाँ पर टर्म कर रहे हैं क्या, फॉसिल फ्यूल। फॉसिल्स हम किनको कह रहे हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जो डेड रिमेन्स हैं, उनके डेड होने के बाद जो रिमेनिंग बचा वही पार्ट क्या कहला रहा है, फॉसिल कहला रहा है। और फॉसिल्स से जो हमें मिला, जो कुछ हमें मिला नेचुरल रिसोर्सेज, वो क्या क्या है, कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैसेस हैं, जिनको हम फॉसिल फ्यूल कह रहे हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखना यहाँ पर, अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अब इसमें सबसे पहला जो आपका पॉइंट आता है वो आता है यहाँ पर, कोल की बात होती है। कोल क्या होगा, अगर आप कोल के बारे में हमने स्टार्ट में डिस्कशन किया है स्टार्टिंग में कि कोल क्या था, यू मे हैव सीन कोल। आपने कोल के बारे में देखा भी है, कोल को देखा भी है, और साथ ही साथ आपने ठीक है, तो आपने कोल को देखा भी है, तो आपने कोल के बारे में सुना भी है। कोल कैसा दिखता है भाई, दिखने में ब्लैक दिखता है। और क्या सुना है भाई, जो कोल होता है वो हार्ड होता है, सिंपल सा है ना। तो हम कह सकते हैं इट इज़ एज हार्ड एज स्टोन, पत्थर की तरह ये क्या होता है, थोड़ा हार्ड होता है, और साथ ही साथ ब्लैक होता है। कैसा, कलर में ब्लैक होता है। तो आप देख सकते हैं डायग्राम में कुछ ऐसा दिखता है कोल। ठीक है, अब और क्या जानते हैं कोल के बारे में, देखिए, कोल इज़ वन ऑफ द फ्यूल यूज टू कुक फूड। कोल का यूज़ हम फूड को कुक करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। अर्लियर, अगर और आप ध्यान से देखें तो इट वॉज यूज्ड इन रेलवे इंजन्स टू, बहुत पहले की बात है जब यहाँ पर हम क्या करते थे कि जो रेलवे इंजन्स हैं, रेलवे के जो इंजन्स हैं उनके अंदर स्टीम प्रोडक्शन के लिए भी क्या करते थे, वहाँ पर हम किसको यूज़ करते थे भाई, कोल को यूज़ करते थे। जो पहले रेलवेज़ की बात करेंगे तो रेलवे इंजन जो होते हैं पहले वाले, अब वाले नहीं, पहले वाले जो रेलवे इंजन थे, रेलवे इंजन जो हुआ करते थे, उनमें हम प्रोडक्शन करते थे स्टीम का। स्टीम प्रोडक्शन कैसे होता था कि जो वाटर है उसको स्टीम उसकी बनाई जाती थी, उसके बाद स्टीम बनता था वो हीट करने पर। तो वो जो हीट के तौर पे हम यूज़ कर रहे हैं वो किसको यूज़ करते थे, वहाँ पर कोल को यूज़ करते थे। तो इतना सिंपल सा याद रख लेना कि कोल एक फ्यूल की तरह यूज़ होता है, जिसका यूज़ हम फूड को पकाने के लिए भी करते हैं। कहीं ना कहीं पहले की बात कर लें तो रेलवे के अंदर जो इंजन की बात कर लें तो उनमें स्टीम प्रोडक्शन के लिए भी हम क्या कर रहे थे, वहाँ पर कोल को यूज़ कर रहे थे। इसके अलावा और अगर हम देखें तो थर्मल पावर प्लांट होते हैं, थर्मल पावर प्लांट जो कहीं ना कहीं हीट पर काम करते हैं। हीट मतलब पहले किसी चीज़ को आप गर्म करेंगे, हीट प्रोडक्शन होगा और उसी हीट से
हीट से, उसी हीट से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है और ये थर्मल पावर प्लांट के अंदर होता है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं इट इज़ ऑल्सो यूज इन थर्मल पावर प्लांट्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। कोल इज ऑल्सो यूज एज ए फ्यूल इन वेरियस इंडस्ट्रीज। अब इसके अलावा भी कोल को हम डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में यूज़ कर रहे हैं, जहाँ भी एज ए फ्यूल ज़रूरत है वहाँ हम इसको यूज़ करेंगे। क्लियर है, तो कोल की इम्पोर्टेंस क्या है ये तो आपको समझ आ गई होगी, यूजेस क्या है ये भी समझ आ गया होगा। अब इतना समझ लो कि कोल के बारे में स्टोरी क्या है, मतलब कोल बना कैसे, अब ये भी तो जानना ज़रूरी है। तो कोल बना कैसे ये जानना ज़रूरी इसलिए है, देखिए यहाँ पर स्टोरी ऑफ कोल। अबाउट 300 मिलियन ईयर्स एगो, मतलब 300 मिलियन ईयर्स पहले की बात है, जब अर्थ हैड डेंस फॉरेस्ट इन लो लाइंग वेटलैंड एरियाज। जब क्या था ना कि फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा हुआ करता था, मतलब फॉरेस्ट जो है ना वो जंगली जो इलाके हैं वो बहुत ज़्यादा थे। तो ऐसे में उस टाइम क्या हुआ कि ड्यू टू द नेचुरल प्रोसेसेस, अब नेचुरल प्रोसेसेस में बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है, फ्लडिंग हो सकता है और बहुत से ऐसे डिजास्टर्स होते हैं जिनके तहत क्या हुआ कि फाइनली ड्यू टू नेचुरल प्रोसेसेस लाइक फ्लडिंग, बाढ़ के आ जाने से दीज फॉरेस्ट गोट बरिड अंडर द सोइल। तो ये जो फॉरेस्ट थे वो कहाँ चले गए, सोइल यानी मिट्टी के नीचे चले गए। ठीक है, अर्थ सरफेस के नीचे चले गए। एज मोर सोइल डिपॉजिटेड ओवर देम, और जैसे जैसे इन मटेरियल्स के ऊपर जैसे जैसे कह सकते हैं कि सोइल डिपॉजिट होना स्टार्ट हुआ और बढ़ना स्टार्ट हुआ, दे वर कंप्रेस्ड, ये जो मटेरियल था और ज़्यादा कंप्रेस्ड हो गया, मतलब पास पास आ गया। दी टेम्परेचर ऑल्सो रोज एज ए, मतलब टेम्परेचर क्या होने लगा, इंक्रीज होने लगा। एंड दिस सैंक डीपर एंड डीपर, और क्या कहने का सेंस इतना है कि ये जो मटेरियल था बहुत ज़्यादा क्लोज हो गया, क्योंकि इनके ऊपर जो था वो सोइल का डिपोजिशन बढ़ रहा था, सिंपल सा है। ठीक है, और डिपोजिशन की वजह से वो और ज़्यादा डीप में जा रहा था। अंडर द हाई टेम्परेचर, जैसे जैसे वो बहुत नीचे जा रहा था, अंडर द हाई प्रेशर, प्रेशर तो बढ़ेगा ही, और साथ ही टेम्परेचर भी बढ़ रहा था। मतलब टेम्परेचर बढ़ने की वजह से और हाई प्रेशर की वजह से, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर की प्रेजेंस में हुआ ये कि ये जितने भी डेड प्लांट्स थे ये किस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गए, कोल के अंदर बदल गए। मतलब ये जितने भी डेड प्लांट्स हैं, प्लांट्स को आप जानते हैं, प्लांट्स भाई होने को तो कार्बन ही होता है ना, प्लांट्स क्या होता है, कार्बन ही होता है उनमें। तो वो धीरे धीरे कन्वर्ट हो गया कोल के अंदर, और कोल भी कार्बन ही है। तो एज कोल कंटेन्स मेनली कार्बन, तो आप ये कह सकते हैं, जैसा कि हम जानते हैं कि कोल किससे बना होता है, मेनली कार्बन से ही बना होता है। द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इन टू कोल इज कोल्ड कार्बोनाइजेशन। मतलब कहने का सेंस सिर्फ इतना है कि जो जितने भी डेड ऑर्गेनिजम्स थे वो किस में बदले, कोल में बदले। तो कहने का मतलब ये है कि स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू द कोल। ठीक है, तो वो जो डेड वेजिटेशन का मतलब है कि डेड तो होता है, आपका पता है सर डेड का मतलब क्या है, वेजिटेशन का मतलब है प्लांट से मिलने वाले जो मटेरियल्स उनकी बात हो रही है। अब वो क्या क्या हो सकते हैं, यू नो। ठीक है, तो डेड वेजिटेशन का कन्वर्जन किस में, कोल में, वही क्या कहलाता है, कार्बोनाइजेशन कहलाता है, बिकॉज कार्बन ही होता है दोनों में। ठीक है, एक से दूसरे में बदल जाना। सिंस इट वॉज फॉर्म्ड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ since it was formed from the remains of vegetation, coal is also called a fossil fuel। ठीक है, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि कोल जो है वो एक फॉसिल फ्यूल का काम करता है। और ये बना कैसे, ये हमने अभी डिस्कशन किया है। अब एक कोल माइन को आप देख सकते हैं कि कोल माइन से जो कोल है वो किस तरीके से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, निकाला जाता है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, है ना, ये कोल माइन है। यहाँ से कोल यानी कोयले को निकाला जा रहा है। कोयले की जो खदान होती है वो कुछ ऐसी ही होती है। तो सिंपल सा आप ये ध्यान रख लीजिए कि कोयला बना कैसे, कोयला ऐसे बना, इसको प्रोसेस को एक बार फिर से देख लेते हैं। हुआ ये कि 300 मिलियन ईयर्स एगो की बात है, मतलब 300 मिलियन ईयर्स, 300 मिलियन यानी 300 मिलियन ईयर एगो, बहुत पहले की बात है। जब क्या होता था ना कि फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा था, मतलब आप कह सकते हैं कि प्लांट्स बहुत ज़्यादा थे। तो फॉरेस्ट जो थे वो अर्थ सरफेस पे डेंस
हुआ करते थे। डेंस का मतलब है कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में थे, ठीक है। तो ऐसे में क्या हुआ कि जब डिजास्टर्स हुए, जैसे कि फ्लडिंग की बात कर लें, तो क्या हुआ कि ये जितने भी फॉरेस्ट थे, इन डिजास्टर्स की वजह से ये फॉरेस्ट कहाँ चले गए, सोइल के अंदर चले गए, ठीक है। ये अर्थ सरफेस है, तो यहाँ ये प्लांट्स आ गए, यानी फॉरेस्ट नीचे चले गए। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि इनके ऊपर ना डिपोजिशन बढ़ने लगा, इस अर्थ सरफेस के ऊपर सोइल का डिपोजिशन बढ़ने लगा। और ऐसे में जो ये फॉरेस्ट वाला पार्ट था जो डेड हो चुका था बिकॉज ऑफ बरिड, मतलब इनके नीचे चले जाने की वजह से अब ये क्या हो गया था, डेड हो गया था। तो इनके ऊपर क्या होने लगा, प्रेशर बढ़ने लगा, बिकॉज यहाँ पर सोइल का डिपोजिशन बढ़ रहा था। तो धीरे धीरे जब सोइल का डिपोजिशन बढ़ने लगा, तो ऐसे में क्या हुआ कि इस अर्थ सरफेस के नीचे जो ये फॉरेस्ट वाला पार्ट था, ये नीचे और जाना स्टार्ट हो गया, धीरे धीरे और डीपर होता चला गया। जितना ज़्यादा डीपर चला गया उतना ही ज़्यादा यहाँ पर प्रेशर बढ़ने लगा, और जितना ज़्यादा प्रेशर बढ़ा तो वहाँ पर टेम्परेचर भी बढ़ने लगा। तो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की प्रेजेंस में क्या हुआ कि यही जो वेजिटेशन था, मतलब जितने भी प्लांट्स थे वो कन्वर्ट हो गए किसके अंदर, कोल में। सिंपल सा है, ठीक है, इतना समझ लो आप, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि कोल कैसे बना, तो जो डेड प्लांट्स थे उन्हीं से ये क्या बना है, यहाँ पर कोल बना है। बिकॉज यहाँ पर भी कार्बन है तो यहाँ पर भी कार्बन है, और इससे इसका बनना ही क्या कहलाए, कार्बोनाइजेशन कहलाता है, इतना समझ लो, कोल का बनना, ठीक है, कार्बोनाइजेशन है। इसी के साथ साथ यहाँ पर कोल माइन को देख लो कि कोल माइन में किस तरीके से यहाँ पर कोल का एक्सट्रैक्शन किया जाता है। अब एक प्रोसेस और समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट